बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी और स्किल। हम किसी करंटली एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किसी भी एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करना जो है वो सीखेंगे। तो स्लाइड नंबर 2 में आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम जो है वो क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज कहा जा रहा है, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहा जा रहा है और एप्लीकेशन क्रिएट करने के प्रोसेस को एप्लीकेशन डेवलप करना कहा जा रहा है। तो हम एंटरप्राइज की एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और हम आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी को पिक करेंगे और उस एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो कंप्यूटर में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग में कवर होता है, और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो फेमस टाइप्स हैं। इस डायग्राम में, इस चार्ट में आपको 3 शो की गई हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर हम दो मेन टाइप्स की बात करें तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में काम आते हैं। कंप्यूटर की विंडोज़ हो सकती हैं, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह। या कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज़ होती हैं, यूएसबी प्रिंटर, उनके ड्राइवर्स हो सकते हैं। या कंप्यूटर के अंदर जो है वो बायो सिस्टम होता है, आपकी मेमोरी से, हार्ड से जो है वो इनपुट आउटपुट को जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में भेजना होता है, रिसीव करना होता है। अलबत्ता ये वो सॉफ्टवेयर हैं इस पोर्शन में जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के काम आते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रहेगा। हम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है वो फर्दर 2 मेन कैटेगरीज के हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर जो कि हम जनरल पब्लिक के लिए बनाते हैं, या ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के लिए बनाते हैं। यहाँ पे एक साइड पे डायग्राम भी आपको शो कर रही है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है ये आम पब्लिक के लिए होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होते। इसको मार्केट एनालिसिस करके आप लोग जो है वो इसको लॉन्च करते हैं और इसको पब्लिक में जो है वो मार्केट करते हैं, और डिफरेंट जगहों से आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं आपके इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एमएस वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों के जो है पावर पॉइंट हो गए, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैलकुलेटर हो सकता है। ये किसी एक आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाते, बल्कि जनरल पब्लिक के लिए डेवलप करते हैं। जबकि दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर आप किसी एक खास स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए डिज़ाइन करते हैं। किसी एयरप्लेन कंपनी का या किसी रेलवे कंपनी का जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है। इस तरह किसी होटल के रूम रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस सिस्टम हो सकता है। इस तरह के सिस्टम नॉर्मली बेसिकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, कुछ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। तो ये बात इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो एक जो है वो जनरल पब्लिक, डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं। जबकि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मली किसी एक खास एंटरप्राइज के लिए बनाए जाते हैं, और उस एंटरप्राइज के अंदर हो सकता है कि उसको किसी मैनेजर ने, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स ने यूज़ करना हो, या हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हो कि उस डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ मैनेज हो सके, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर जो हैं वो डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकें, या उस एंटरप्राइज, पूरी एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज़ की जो है वो अटेंडेंस के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो। तो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की भी फर्दर कैटेगरीज हो सकती हैं। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमारा फोकस जो है एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर पे, एंटरप्राइज के एप्लीकेशन को डेवलप करने पे होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस एंटरप्राइज का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। तो हम जो है अपने इस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी एंटरप्राइज का सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो आपके रियल स्टेट का बिजनेस हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, नॉन गवर्नमेंट के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के हो सकते हैं, मेडिकल, डॉक्टर्स की फील्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड,
किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होगी कि आपको किसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, यानी कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। बट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डू एंटरप्राइज यूज़, एक एंटरप्राइज जो आपने सेलेक्ट की है जिसका आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उस एंटरप्राइज को किस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए हो सकते हैं। तो हो सकता है उस एंटरप्राइज को अपने एसेट्स और बाकी चीज़ों को मेंटेन करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए हो, या अपने कैश को, क्रेडिट को, पैसों के हिसाब किताब को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए हो, या उनको अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर्स को प्रमो की आगे मार्केटिंग करने के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड हो, या फिर उनको जो है वो अपने माल को परचेज करना, जिन सप्लायर से वो माल खरीद के लेके आते हैं उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो, किससे किससे कितना माल लेके आए हैं, किससे कितना क्रेडिट किया हुआ है, किसको कितनी पेमेंट कर दी है, किसको नेक्स्ट मंथ कितनी पेमेंट वापस भेजनी है हमने, या उन ऑर्गेनाइजेशन का के स्टॉक हो सकता है, उनके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह को मैनेज किया जा सकता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज क्या, उनको एनुअली कितना पे किया जाएगा, किसने एडवांस सैलरी ले ली है, ये जो भी इस तरह से जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एक एंटरप्राइज के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो है प्लान किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा वापस आऊँ तो मैं आपको बता दूँ कि हम डिफरेंट एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और किसी एक एंटरप्राइज को पिक कर लें। किसी एक एंटरप्राइज को, लेट्स से एजुकेशन एंटरप्राइज को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पिक कर लें। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप लोग जो हैं वो टीचर्स का या स्टूडेंट का टाइम का सॉफ्टवेयर, या यूनिवर्सिटी के पास कितने कंप्यूटर्स पड़े हैं, या कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज का क्या हिसाब किताब है, नई जॉब्स कब आ रही हैं, नए एडमिशन्स कब क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको हम इस किसी भी एक सॉफ्टवेयर को हम जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी डायग्राम आपको मजीद एक्सप्लेन कर रही है कि एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर में उसकी वेबसाइट हो सकती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसके पैसों के हिसाब किताब को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया हो सकता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के बाद अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, हम एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं और हमने देख लिया कि बहुत सी एंटरप्राइजेज हो सकती हैं जिसका सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, बल्कि एक एंटरप्राइज के अंदर भी 10-12 तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको बनाया जा सकता है। हम किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाना चाहें या 12 के 12 सॉफ्टवेयर को बनाना चाहें एंटरप्राइज के लिए, वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सामने आता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है कि जिसको यूज़ करते हुए हम अपने एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नाम आ रहे हैं। आप जो है वो एंटायर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जावा फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET को यूज़ कर सकते हैं, एप्पल मोबाइल ऐप्स बनाई जा सकती हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप लोग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये टाइमलाइन शो कर रही है कि टाइम के साथ साथ 1950 से जो है फोर्ट्रान 1 के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो लॉन्च की जाती रही हैं। कोबो लॉन्च की गई, ये 1960s में शो हो रहा है। 1969 में सी, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर सी शार्प लॉन्च की गई 2001 में। उसके बाद सी शार्प के नए वर्जन है, जावा लैंग्वेज लॉन्च की गई, जावा की भी जो अपग्रेडेशन आई। पाइथन एक लैंग्वेज है। इसी तरह से जो है फोर्ट्रान भी जो है वो अपडेट की जाती रही, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, PHP एक लैंग्वेज है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो आप एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, आपको कौन सी लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो ये भी डायग्राम आपको जो है वो डिफरेंट इमेज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में आइडिया दे रही है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ये भी जो है ये इमेज आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, रूबी के नाम से, सी शार्प के नाम से, जावा स्क्रिप्ट के नाम से, जावा के नाम से, PHP, पाइथन, स्विफ्ट iOS मोबाइल डेवलपमेंट के लिए आ गई, जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए आ गई। तो सवाल अब ये है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे
एक एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? तो आंसर है इट इज़ एक्चुअली नॉट डिपेंड्स अपॉन एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज पर डिपेंड नहीं करता कि आपको जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पिक करनी है, कौन सी लैंग्वेज पिक करनी है, बल्कि कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे डिसीजन किया जाता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। क्वेश्चंस वो ये है कि अगर आपका आपका जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन जो बननी है वो किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है, किस तरह के एनवायरनमेंट पे चल रही है। क्या उसको एंड्रॉयड फ़ोन पे चलाना है, क्या उसको विंडोज़ कंप्यूटर्स पे चलाना है, क्या उसको लिनक्स पे चलाना है, क्या वो कंप्यूटर्स पे चलेगा, टैब पे चलेगा, मोबाइल पे चलेगा, क्या उसने इंटरनेट के साथ चलना है, क्या उसने इंटरनेट के बगैर चलना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आपको सॉफ्टवेयर किस तरह का बनाना है, सॉफ्टवेयर किस एंटरप्राइज के लिए बनाना है, उस एंटरप्राइज के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है। ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का है। क्या वो एक वेब एप्लीकेशन है, या वो एक नॉन वेब एप्लीकेशन है बगैर इंटरनेट के चलेगी, या वो मोबाइल की कोई ऐप है, या वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, या कोई वो एक वेबसाइट है, या वो जो है वो कोई 3D एनिमेटेड गेम है आपकी। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों का जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो किस टाइप का है, जिसके लिए आपने जो है वो टेक्नोलॉजी पिक करनी है। तो फिर हमारा डिसीजन क्या है कि कौन सी टेक्नोलॉजी दी बेस्ट है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी पिक करेंगे, या हम कौन सी लैंग्वेज पिक करेंगे अपने इस काम के लिए। एक एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी लैंग्वेज पिक करेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज का डिफरेंस क्लियर कर दें कि जावा फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लैंग्वेज यूज़ होती है जावा। इस तरह डॉट नेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो है वो 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो एक टेक्नोलॉजी के अंदर लैंग्वेज भी होती है, उसका एक रन टाइम इंजन होता है जो कि उस कोड को चलाता है, उसका अपना एक टूल होता है जिसको इंस्टॉल करके हम कोडिंग करते हैं, और उस लैंग्वेज का एक इन्वायरमेंट, उस टेक्नोलॉजी का एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो एप्लीकेशन चल सकती हैं। तो जावा टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ जावा लैंग्वेज है, जबकि डाटा टेक्नोलॉजी के अंदर 40 से ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल हैं। जावा टेक्नोलॉजी के अंदर जो है जो कंपाइलर है उसको JVM कंपाइलर कहते हैं, जबकि डाटा टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंपाइलर है जिसने कोड को चलाना होता है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इंजन है। जावा का कोड करना है जावा टेक्नोलॉजी के अंदर जावा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नेट बीन्स, ताकि आप जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकें। इस तरह अगर आप डॉट नेट में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोडिंग करना चाहते हैं तो मे भी आप सी शार्प सेलेक्ट कर सकें, सी शार्प में कोडिंग की जा सके। और भी लैंग्वेज अवेलेबल है कोडिंग करने के लिए। आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप कोड कर सकें, और आपका कोड चलाएगा कंपाइलर। तो टेक्नोलॉजी के अंदर लैंग्वेज आती है, और बाज़ दफ़ा एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक ही लैंग्वेज होती है, जबकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जिसके अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस की ऑप्शन है। खैर, हम अपना फोकस वापस करते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी किसी भी एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो इस बात का आंसर ये है कोई भी नहीं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। देर इज़ नो सिंगल टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज सूटेबल द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल एंटरप्राइजेज। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो सारी एंटरप्राइज की सारी एप्लीकेशन को जो है वो कवर कर सके। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि फिर हम क्या करेंगे, हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज को पिक करेंगे। तो ये देखें, ये चार्ट भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको जो है वो PHP बहुत फेमस है, पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पास ASP.NET भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर से सी शार्प लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। जावा इन्वायरमेंट को भी, जावा इंटरप्राइज एडिशन इन्वायरमेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने सिर्फ वेबसाइट बनानी है फ्रंट एंड की तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वेब के बगैर सॉफ्टवेयर बनाना है इंटरनेट के बगैर तो C++ सी शार्प को यूज़ किया जा सकता है। जावा को भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। पाइथन को यूज़ किया जा सकता है डेस्कटॉप डेवलपमेंट में। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की ऐप बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो हैं वो सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोन के लिए, जबकि जावा को भी यूज़ किया जा सकता है सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप्स बनाने के लिए। और इस तरह स्विफ्ट लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है एप्पल फ़ोन की ऐप्स को बनाने के लिए। अच्छा, वापस जा रहा हूँ मैं आपकी उसी स्लाइड पे।
अच्छा, आप ज़रा नोट करें यहाँ पे कि आपके ज़्यादातर केस में जो है वो एक तो सी शार्प लैंग्वेज यूज़ हो रही है और दूसरी जो है वो जावा की बात हो रही है। मोबाइल में भी सी शार्प काम आ सकती है, जावा काम आ सकती है। डेस्कटॉप में भी सी शार्प वगैरह यूज़ की जा सकती है, जावा यूज़ की जा सकती है। वेब डेवलपमेंट में भी आप जो है सी शार्प को और जावा वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी और पाइथन जो है बहुत ज़्यादा काम की यूज़ की जाती हैं आजकल वेब डेवलपमेंट के लिए। जबकि वेब डिज़ाइन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ ही नहीं की जा सकती, इसके लिए तो हमें वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करना होगा। तो दो मेन टेक्नोलॉजीज हमें मिल रही हैं, एक सन्स वालों की जावा टेक्नोलॉजी और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट वालों की डॉट नेट टेक्नोलॉजी, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। यानी कि चाहे हमें मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाना हो, चाहे हमें वेब सॉफ्टवेयर बनाना हो, चाहे हमें विंडोज़ डेस्कटॉप यानी कि नॉन वेब सॉफ्टवेयर बनाना हो, चाहे हमें मोबाइल की ऐप्स बनानी हो, गेम्स बनानी हो, तो ये दो टेक्नोलॉजीज़ का नाम सबसे ज़्यादा आगे सामने आता है हमारे। तो अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का थोड़ा कंपैरिजन करें कि जावा और तो अगर हम जावा और डॉट नेट टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें कि इन दोनों को अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इन दोनों में से जो है वो बेटर ऑप्शन कौन सी है हमारे पास। तो ये देखें, ये आपको टेबल शो करवा रहा है कि नॉन वेब यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा में भी बन सकती है, डॉट नेट में भी बन सकती है। इसी तरह से जो है वो वेब एप्लीकेशन भी जावा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी बनाई जा सकती है, डॉट नेट टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी बनाई जा सकती है। इसी तरह अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इसको जावा को यूज़ करते हुए भी बनाया जा सकता है और डॉट नेट को यूज़ करते हुए बनाया जा सकता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जावा को यूज़ करते हुए सिर्फ आप एंड्रॉयड फ़ोन की ऐप्स बना सकेंगे, लेकिन डॉट नेट को यूज़ करते हुए आप लोग एंड्रॉयड के अलावा एप्पल फ़ोन और विंडोज़ फ़ोन की ऐप्स भी बना सकते हैं। इसी तरह से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिसके साथ हार्डवेयर भी मर्ज किए गए होते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी कुछ हद तक जावा और डॉट नेट दोनों में बनाए जा सकते हैं। जबकि जावा में नॉर्मली गेम्स को डेवलप नहीं किया जाता, जबकि 3D एनिमेटेड गेम जो है उसको डॉट नेट में डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम वेब डिज़ाइन की बात करें, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की बात करें, तो नॉर्मली जावा और सी शार्प या डॉट नेट दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनका वेब डिज़ाइनिंग से कोई काम नहीं है। तो ओवरऑल इस टेबल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जावा में गेम्स नहीं बन सकती और सिर्फ एंड्रॉइड ऐप बन सकती है, जबकि डॉट नेट को यूज़ करते हुए आप तीनों फ़ोन की ऐप्स भी बना सकते हैं और आप 3D एनिमेटेड गेम्स भी बना सकते हैं। तो कुछ हद तक जो है वो सी शार्प लैंग्वेज वाली टेक्नोलॉजी यानी कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर कवर कर लेंगे। तो हमें मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज या मल्टीपर्पज़ जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो हमें जो है वो सी शार्प लैंग्वेज वाली डॉट नेट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसमें हम अपने बहुत सी तरह की एंटरप्राइज के डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स को जो है वो जो भी हमारे माइंड में होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग जो है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जा रहा है कि ये किसी का एनालिसिस है कि 2009 ये आपको बताया जा रहा है कि 2019 में जो एनालिसिस किया गया किसी कंपनी की तरफ से एनालिसिस किया गया, तो उसमें पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज सामने आई है, जावा दूसरे नंबर पे, सी शार्प सातवें नंबर पे। लेकिन मैं इस कंपैरिजन को, इस एनालिसिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने इन टॉप 10 के अंदर पीएचपी शो ही नहीं की हुई, जबकि पीएचपी जो है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मे बी एनालिसिस जो है ये 22 हो या हमें नहीं पता, लेकिन इस एनालिसिस को हम नहीं इस वक्त कंसीडर कर रहे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट काम वाली बात ये है कि ये देखिए, उसने आपको बताया कि जावा में आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। जबकि सी शार्प अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो हैं वो 3D एनिमेटेड गेम्स, आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सब कुछ कवर कर लेंगे। तो आप इन 10 लैंग्वेजेस को देखें और आप एनालिसिस करें कि चारों चीज़ें अगर बनानी हो आपने, यानी आप चाहते हैं हम मोबाइल गेम्स, हम 3D एनिमेटेड गेम्स भी बनाएं, हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी बनाएं, हमें मोबाइल ऐप बनानी भी आनी चाहिए, हमें वेब एप्लीकेशन बनानी भी आनी चाहिए, तो हम कौन सी एक टेक्नोलॉजी पिक करें? तो वो आपको डॉट नेट, सी शार्प लैंग्वेज वाली डॉट नेट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसमें आप तकरीबन सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज शो की गई है कि इसमें मोबाइल ऐप्स बन सकती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के शो किया कि इसमें सिर्फ जो है वो एप्पल फ़ोन की मोबाइल ऐप बनेगी। इस तरह अगर आप जावा को बात करें तो जावा में अगर मोबाइल ऐप बनती है तो जावा में सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन की मोबाइल ऐप बनती है, जबकि करंटली मार्केट में 4 तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है मोबाइल के लिहाज से। आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, विंडोज़ फ़ोन है और ब्लैकबेरी फ़ोन है। ब्लैकबेरी फ़ोन कंपनी ने 10-12 साल पहले जो है वो इसकी प्रोडक्शन ख़त्म कर दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस कर दिया कि हम विंडोज़ मोबाइल को भी फर्दर आगे लेके नहीं चलेंगे, अब हम इसको भी ख़त्म कर देंगे।
तो फ्यूचर में जो है वो सिर्फ दो मोबाइल टेक्नोलॉजीज रह जाएंगी, आईफोन और एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो जावा में बन जाते हैं, अगर आप आईफोन के बनाना चाहें तो सिर्फ लैंग्वेज यूज़ हो जाएगी। अगर आप दोनों के बनाना चाहें तो आप दोनों लैंग्वेज को सीख रहे हैं, या फिर आप डॉट नेट सी शार्प को सीखा जा सकता है, जिसमें हम इन दोनों फ़ोन्स की बल्कि चारों फ़ोन्स की अगर अवेलेबल हों तो एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती हैं। अच्छा, ये डायग्राम बता रही है कि जावा को यूज़ करते हैं एंड्रॉइड ऐप बनती हैं, लेकिन आजकल जावा क्योंकि हैवी समझी जाती है पुरानी होने की वजह से, तो जावा की बजाय कॉटलिन ने जो है वो एंड्रॉइड ऐप की जगह ले लिया। कॉटलिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एंड्रॉइड फ़ोन की ऐप्स बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइट वेट है, आपकी मोबाइल फ़ोन की वो ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम नहीं करती। लेकिन अगर आपने जो है वो सी शार्प कोड यूज़ करना है तो जैमरिन टेक्नोलॉजी है डॉट नेट के अंदर, लैंग्वेज सी शार्प यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी का नाम है डॉट नेट। तो इसमें आप जो हैं वो एप्पल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन और विंडोज़ फ़ोन तीनों की जो है वो मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन की जा सकती हैं। तो अगर हम अब फाइनलाइज करें अपनी बात को, तो सी शार्प लैंग्वेज हमें एक ऐसी लैंग्वेज मिल रही है जो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। सी शार्प सीम्स टू बी द मोस्ट मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज फॉर अवर पर्पज़। ये हर एंटरप्राइज की हर तरह की एप्लीकेशन को कवर कर लेगी। सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम नॉन वेब यानी कि विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, 3D एनिमेटेड गेम्स को डेवलप किया जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन, तीनों तरह के मोबाइल फ़ोन्स की एप्लीकेशन को भी बनाया जा सकता है। सी शार्प लैंग्वेज को बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 2002 के करीब लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें विंडोज़ और वेब दोनों तरह की डेवलपमेंट होगी। फ्यूचर में इन्होंने इसमें मोबाइल डेवलपमेंट भी ऐड कर दी, गेम डेवलपमेंट भी ऐड कर दी, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि हम डॉट नेट टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंदर एक नई लैंग्वेज होगी सी शार्प लैंग्वेज, उसमें आप जो है वो हर तरह का जो है वो एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। जब बिल गेट्स मीटिंग में प्लान कर रहे थे कि हम डॉट नेट बनाने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बिल गेट्स डिसाइड टू लॉन्च डॉट नेट टेक्नोलॉजी सीक्रेटली इन 1998-1999 as Sun's Java is capturing the market in 1990s and Microsoft C, C++ and VB languages were not effective anymore। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होने के नाते डिसीजन लिया कि क्योंकि हमारी सी प्लस प्लस और वीबी लैंग्वेजेस काम नहीं आ रही हैं, सन्स कंपनी की जावा जो है वो मार्केट में बहुत तेज़ी से आगे निकल गई है, तो हम सीक्रेटली जो है वो एक मिशन स्टार्ट करते हैं। उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, माइक्रोसॉफ्ट के बेहतरीन लोगों को एक मिशन पे लगाया, और 2001 के करीब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास आंसर आ गया, हम एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉट नेट टेक्नोलॉजी। अच्छा, डॉट नेट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। आजकल की लेटेस्ट रिसर्च तो बता रही है कि 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेस डॉट नेट के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, आप डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दुनिया जो है वो डॉट नेट के अंदर सी शार्प लैंग्वेज को बेसिकली यूज़ करती है। बाकी लैंग्वेज को भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप लोग जो हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विंडोज़ फार्म की ऑप्शन अवेलेबल है। विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के नाम से एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो नॉन वेब यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस तरह डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग जो हैं वो वेब फॉर्म्स को यूज़ करते हुए, बल्कि उसके बाद एमवीसी आ गई और उसके बाद कोर फ्रेमवर्क आ गया, इन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और डॉट नेट को यूज़ करते हुए डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर एक जैमलिन के नाम से ऑप्शन है। जैमलिन के अंदर जो है आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं और तीनों फ़ोन के मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। और डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर ही यूनिटी के नाम से भी एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए आप लोग 3D एनिमेटेड गेम्स डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी, iOS फ़ोन के लिए भी और विंडोज़ फ़ोन के लिए भी। तो हम जो है वो डॉट नेट टेक्नोलॉजी को, जिसके अंदर 40,000 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इसको पिक कर रहे हैं, और हम इसमें जो है वो किसी भी एंटरप्राइज के किसी किस्म के सॉफ्टवेयर को भी, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो वेब सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नॉन वेब सॉफ्टवेयर हो, हम उसको डेवलप कर सकेंगे। ये आपको इमेज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है उसको शो कर रहे हैं। इसमें सारी 40 या 60 लैंग्वेजेस तो शो नहीं की गई, लेकिन इसमें एक पाइथन जो है ये लैंग्वेज शो की जा रही है, साथ इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पाइथन को भी माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट का पार्ट बना दिया हुआ है। इसको डॉट नेट के अंदर आप पाइथन लैंग्वेज को भी यूज़ करते हुए जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपको डॉट नेट टेक्नोलॉजी का समझ है तो आप पाइथन में भी कोडिंग कर सकते हैं। पाइथन आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है।
इवन जो पीछे 2019 का एनालिसिस था उसमें भी पाइथन नंबर 1 पे शो की गई थी। आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बात, डॉट नेट वालों के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइथन भी अब जो है वो डॉट नेट के साथ लिंक्ड हो चुकी हुई है। तो सोल्यूशन कंक्लूजन हमारा ये है कि हम डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे हैं, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। किसी भी एंटरप्राइज की एप्लीकेशन, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए हो, चाहे वो मोबाइल ऐप बनानी हो, चाहे गेम बनानी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करना हो आप लोगों ने, तो आप लोग जो हैं वो डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। डॉट नेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप लोग जो हैं वो अपनी हर तरह की एंटरप्राइज का, हर तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल लैंग्वेज को सीखने की बजाय डॉट नेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज अवर एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसमें हमें जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। ये इमेज आपको बता रही है कि डॉट नेट के अंदर जैमलिन जो फ्रेमवर्क है उसमें आप तीनों मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। ये इमेज आपको बता रही है कि डॉट नेट के अंदर यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट तरह की एनिमेटेड गेम्स बना सकते हैं। वो गेम्स आपकी आईफोन पे भी चलेंगी, एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चलेंगी, और हर तरह की जो भी आप गेम सोच रहे हैं वो प्लान की जा सकती है। तो हम जो है फिर वो डॉट नेट का साथ देने लगे हैं, क्योंकि डॉट नेट में जो है वो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डॉट नेट सिक्योर है, लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि इसको हम जो है वो विंडोज़ पे भी चला सकते हैं, मोबाइल पे भी चला सकते हैं, डेस्कटॉप, वेब, हर तरह की ऑप्शन हो सकती है। बहुत सी जॉब्स आती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में डॉट नेट की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम जो है वो डॉट नेट को सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज अ टेक्नोलॉजी, और हम इसमें जो है वो एंटरप्राइज की एप्लीकेशन डेवलप करना सीखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे शो कर रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट पे चल सकती है आपकी एप्लीकेशन। हर तरह के एंटरप्राइज को कवर किया जा सकता है। ई कामर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी जो है वो डॉट नेट बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमें करना क्या है, हमें कहाँ से स्टार्ट लेना है? तो हमें स्टार्ट लेना है, हमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा। लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो जो है वो विजुअल स्टूडियो 2019 चल रहा है। तो हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। साथ हमें डेटाबेस मैनेज करने के लिए एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। जैसे हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी। हम किसी एक लैंग्वेज में कोडिंग कर सकेंगे, और साथ हमें इंस्टॉल करना होगा एसक्यूएल सर्वर, ताकि हम डेटाबेसिस, सॉफ्टवेयर की डेटाबेसिस को भी जो है वो मैनेज कर सकें। अच्छा, ASP डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली MVC फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। MVC का मकसद ये है कि आपकी एप्लीकेशन 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। MVC टेक्नोलॉजी बहुत लाइट वेट है, आपके डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स पे काम कर जाएगी, और बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी ज़्यादा लोड को लिए हुए जो है वो हर तरह के ब्राउज़र पे, चाहे वो फायरफॉक्स हो, मोज़िला हो, ओपरा हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सब पे काम कर जाएगी। और वैसे भी MVC में कहा जाता है कि कोडिंग जो है वो कम करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डॉट नेट की पुरानी टेक्नोलॉजी, जो कि वेब फॉर्म्स थी वेब डेवलपमेंट के लिए, उसकी बजाय। तो क्योंकि हमने एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को 3 लेयर्स में डिवाइड करके सीखना है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेंगे, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी कोडिंग वाली लेयर पे काम करेंगे, और साथ डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS लैंग्वेज जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जबकि प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जो है वो डॉट नेट की C# लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को, एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को 3 लेयर्स में डेवलप किया करेंगे। क्योंकि एंटरप्राइज को 3 लेयर्स में डेवलप करना है, तो इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को MVC कहते हैं। MVC की अगली स्लाइड्स में जाके डिटेल भी आएगी कि एप्लीकेशन 3 लेयर्स में डिज़ाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारी अगली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि हमें विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम विजुअल स्टूडियो में कैसे प्रायर बनाएंगे, और फिर हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप से फ्रंट एंड प्रेजेंटेशन लेयर को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर्स पे चले जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम डाटा लेयर पे जाके जो है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, अपने एंटरप्राइज की एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखेंगे। थैंक यू।